गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ हेल्पलाइन। तो आपने ये तीन वर्ड्स तो ज़रूर सुने होंगे, फिस्टुला, पाइल्स एंड फिशर। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, ये तो जो तकलीफ़ इससे होती है ये वही लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन तीनों से कितनी तकलीफ़ होती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे क्या कुछ ऐसा भी है कि हम इन तीनों से अपने आप को बचा सकें और होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमारी ये तकलीफ़ कम हो जाए। तो इन तीनों का जो एक कॉमन कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। सो ये जो कॉन्स्टिपेशन जिसे हम हिंदी में कब्ज बोलते हैं, या आपका जो पखाना है जो लैट्रिन जो बोलते हैं, टाइट आ रही है, हार्ड सख्त। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अगर हमारा मिकोजा है, दिस इज एनल ओपनिंग, ये अंदर सॉफ्ट मिकोजा है, ये दिस वन। तो दिस इज 3 o'clock, 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 11। सो ये जो तीन पोजीशन है यहाँ पे, जो हमारा 1, 2 और 3, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारी एनल ओपनिंग है ये एक सॉफ्ट मिकोजा से अंदर की तरफ कवर होती है। जो अगर ऑल ऑफ ए सडन आपका हार्ड स्टूल हुआ, एकदम से ये स्ट्रेच हुआ मसल्स, तो वो क्या है, ये वाला जो मिकोजा है ये यहाँ से कट जाएगा। ये तो हो गया एक एक्यूट कंडीशन, ये यहाँ से कट लग गया, यहाँ से कट लग गया। तो ये जो हमारी है, तो जो इस तरह का कट है, ये जो कंडीशन है इट इज़ हाईली पेनफुल। तो जैसे ही मोशन पास करके पेशेंट आएगा तो उसको इतनी सिवियर दर्द होएगी कि उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार उसको बैठा नहीं जाता, उससे कहीं टिक के खड़ा नहीं हुआ जाता, पेन से वो कहराने लगता। तो इसको हम बोलते हैं फिशर इन एनो, कि जो नॉर्मल मिकोजा है, जो ये नॉर्मल ओपनिंग है, इसमें फिशर एक कट लग गया। ये कट आगे भी हो सकता है 12 o'clock, 6 o'clock पर भी। दीज आर द टू कॉमन साइट, ये दो कॉमन साइट है जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होती है। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है पाइल्स। सो पाइल्स जो है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका है, ये पेनलेस कंडीशन होती है। तो पेशेंट आपके पास आएगा कि उसको बवासीर के मस्से बाहर आ जाते हैं कुछ टाइम से, वो कुछ टाइम कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है। बीच में पेशेंट कहता है कि उसको जब वो मोशन पास करता है तो ब्लड आता है। ब्लड कैसे आता है, इन स्ट्रीम, या तो वो एक पतली धार की तरह गिरेगा या फिर बूंद बूंद करके, टप टप करके टॉयलेट में गिरेगा। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि पेनलेस, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ड्रैगिंग सेंसेशन हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पाइल मास। अब तीसरी जो कंडीशन है फिस्टुला। अब फिस्टुला का क्या है, जैसे अब हम ये लें कि ये दिस इज ओपनिंग, एनल ओपनिंग। तो ये जो आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर सपोज एक हम ये दूसरे कलर से हम इसको ले लेते हैं। सपोज एक ये एब्सेस हो सकती है, यहाँ छोटी सी फोड़ा फुंसी टाइप आगे की तरफ। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो स्टार्ट जो होती है, इस तरह का जो फिस्टुला जो स्टार्ट होता है, कॉमनली ये स्टार्ट होता है एक छोटा सा एब्सेस, पस बनना इस एरिया के आसपास। कि ये एरिया जो ऐसा कंडीशन जो इस में है यहाँ पर, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरिया है इसकी वैस्कुलर सप्लाई मीन्स ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। तो इसलिए जो भी एब्सेस यहाँ बनेगी, एक तो काफ़ी जल्दी स्प्रेड होती है,
सॉफ्ट टिश्यू है, सारा फैटी टिश्यू है, ब्लड सप्लाई कम है, रेजिस्टेंस अंदर की तरफ कम मिलेगा, तो ये ऊपर तक कई बार ऐसे फैल जाती है। तो जब भी आपको, और इस कंडीशन की करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पेशेंट बोलेगा कि एनल एरिया के आसपास छोटा सा कोई फोड़ा फुंसी हो रहा है जो काफ़ी पेनफुल है। ठीक है, अब इस पेनफुल कंडीशन में जैसे डेवलप हुआ, पेशेंट ने जाके कंसल्ट किया सर्जन को, सर्जन ने कहा कि ये एब्सेस बन रही है, हम इसको ड्रेन कर देते हैं। एक छोटा सा इंसिजन यहाँ पे लगाया और इसको हमने ड्रेन कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि ये जो छोटी सी एब्सेस बनी है ये हील हो जाती है। कई बार पेशेंट क्या करता है, किसी के पास जाता है या खुद अपने आप एंटीबायोटिक ले लेता है, ऐसे में होता है थोड़े दिन पेन सेटल हो जाता है, लेकिन पस बॉडी के अंदर कहीं भी बनेगी उसको बाहर तो आना ही आना है। या तो वो ऊपर चलती जाएगी, तो वो जो एरिया है वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, ये अपने जो प्लेन्स हैं टिश्यू के जो बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस करके फैटी टिश्यू के अंदर चली जाएगी, या वो स्किन पे बाहर स्किन को थिन करके बाहर रप्चर हो जाएगी। जब ये बाहर रप्चर हो जाती है तो ऐसे में एक रिपीटेड कंडीशन पेशेंट की चलती है। यहाँ पे वो कहेगा कि पेनफुल स्वेलिंग डेवलप हुई, फिर ये बर्स्ट हो गई, बर्स्ट होने पे यहाँ पस निकला, कुछ टाइम सेटल हो गया। अब ये सेटल होने के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन स्वेलिंग डेवलप्स। तो इस तरह की जो कंडीशन है रिपीटेडली ये चलती रहती है, पेशेंट भी अपना कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस तरह से ये कहानी चलती रहती है कई महीने और कई साल तक। तो मेन प्रॉब्लम जो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, फिस्चुला, पाइल्स एंड फिशर। फिस्चुला के अंदर एक पेनफुल स्वेलिंग एब्सेस बनती है, और जो रप्चर होके नेग्लेक्टेड केसेस के अंदर फिस्चुला का रूप धारण कर लेती है। ट्रैक बन गए, ट्रैक जल्दी से बंद नहीं होते, और वो बार बार जब उनका मुंह बंद हो जाता है अंदर पस फिर इकट्ठी होती है, फिर स्वेलिंग होती है, बर्स्ट हो जाती है, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है। पाइल्स के अंदर क्या हमने ये बताया था कि ये 3 जो पोजीशन है 3, 7 और 11, ये 3, 7 और 11, 3, 7 एंड 11 o'clock पोजीशन। तो यहाँ पे जो मेन वेसल्स होती हैं, वेन्स जो होती हैं एनल एरिया की, वो होती हैं यहाँ पर। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जब भी वो मोशन करने जाएगा कुछ देर वहाँ बैठेगा, जोर लगाएगा, तो जोर लगाने से क्या होता है कि एक तो लैट्रिन टाइट है, जब वो स्ट्रेच बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो स्ट्रेच करेगी, प्रेशर इनके अंदर बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा ये डायलेट होते जाएंगे कि फूलती जाएंगे। ये जो मस्से जो है नॉर्मली जो एक ब्लड वेसल्स के रूप में थे, धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये धीरे धीरे एक ट्यूब की नसों के बदले ये एक गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। और ये 3 पोजीशन, जरूरी नहीं है कि ये 3 पोजीशन है, बीच में भी छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं वो भी फूल जाती हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आता है कि ये चारों तरफ ये इस तरह से, तो ये जो कंडीशन होती है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कि पेशेंट नेग्लेक्ट करता है, ब्लड आया, कुछ दिन बाद ठीक हो गया और उसका हीमोग्लोबिन गिरता जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, अब इसको हम एग्जांपल लें, सपोज आपने एक ये बैलून लिया है, ये एक नया बैलून है, आपने इसको इतना इन्फ्लेट किया और फिर उसके बाद डिफ्लेट कर दिया। डिफ्लेट करने के बाद ये बैलून उस साइज़ में नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होगा। तो अगर आपने इसको डिफ्लेट करने से पहले इसको 2-3 दिन इसको बड़ा इन्फ्लेट करके रख दिया, छोड़ दिया, तो दिस बैलून विल रिमेन लाइक दिस। जो एयर का प्रेशर था वो रबर को स्ट्रेच कर देगा, रबर फिर कुछ दिन स्ट्रेच रहने के बाद अपनी पोजीशन में नहीं आ पाती। उसी तरह से ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब इनके अंदर क्रॉनिक प्रेशर बढ़ा रहता है, डेली बढ़ेगा, 1 बार 2 बार, तो कई बार ये सालों तक ऐसे चलता है, तो इस तरह से ये पाइल्स डेवलप हो जाती है। और जब ये एक लेवल तक डेवलप हो जाती है तो हम इसको ग्रेड 1, 2, 3, जब पेशेंट ब्लीडिंग के उससे आता है हम देखते हैं कि अंदर पाइल्स हैं, बाहर नहीं आ रही। ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अंदर वो बाहर आना शुरू होती हैं, अपने आप अंदर चली जाती हैं। ग्रेड 3 के अंदर पेशेंट अपने आप पुश करके उनको अंदर कर लेता है। ग्रेड 4 के अंदर वो परमानेंटली
बाहर बनी रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन तीनों कंडीशंस की जो हमने एक कॉमन जो प्रॉब्लम थी वो थी कॉन्स्टिपेशन। तो ये एक कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन जो तीनों तकलीफ़ों को जन्म देता है। तो इस कॉन्स्टिपेशन के साथ जो आपकी है पुअर एनल एरिया हाइजीन, ये जो हाइजीन है कि जब आप वॉश करते हैं तो जो फीकल मैटर वो वहाँ लगा नहीं रहे, वो कंटिन्यूसली इरिटेट करेगा, इचिंग करेगा, आप स्क्रैच करेंगे और ये प्रॉब्लम आपको इन्फेक्शन वहाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ पुअर एनल हाइजीन, जो अगर आप ये दोनों चीज़ें अवॉइड करते हैं, अच्छे से क्लीन रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। हर बंदे को अपना ये पता होता है कि क्या खाने से उसको प्रॉब्लम होती है, किस कंडीशन में उसको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है जो कॉमन ये फीमेल्स के अंदर जो मिलती है वो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो गट मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, ऊपर से फीटल प्रेशर रहता है लार्ज गट के ऊपर, तो ये दोनों कंडीशन मिलके कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं। तो पेशेंट हार्ड स्टूल पास करता है तो उसके अंदर आपको फिशर की कंडीशन और ये जो पाइल्स है ये दोनों चीज़ें पेशेंट के अंदर खासकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कंडीशन डेवलप होती हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, हाई फाइबर डाइट लेनी है, अच्छे से फ्लूइड लेना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ लेना है। तो अब इसका तीनों का ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। तो तीनों का ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी होने के बाद हमारे को क्या रखना है, प्रिकॉशन रखना है कि ये हमारे लिए दोबारा रिकरेंस वगैरह ना हो। अब मैंने आपको ये तो बता दिया इसका मेन कॉज कॉन्स्टिपेशन पुअर एनल हाइजीन है। अगर सर्जरी के बाद भी जो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने कॉन्स्टिपेशन को नहीं तोड़ पा रहे और जो कंडीशन और जो प्रिकॉशंस आपके सर्जन ने आपको बताई हैं कि ये प्रिकॉशन लेना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, एरिया को अच्छे से वॉश करना है। जब भी आपकी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद जो भी प्रिकॉशंस आपको बताई जाती हैं तो आपको वो प्रिकॉशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि ये रिकरेंस ना हो, फिशर आपको दोबारा ना हो। फिस्चुला की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है कई बार, और कई बार पेशेंट को एक बार, दो बार, तीन बार सर्जरी कराने के बाद भी वो फिस्चुला रिकर हो जाता है। तो फिस्चुला के अंदर जो लोग ये सोचते हैं कि फिस्चुला की अब मेरी सर्जरी हो गई है, हो सकता है कि अब मेरे को दोबारा फिस्चुला कभी ना हो, तो ये सोचना गलत है। जो अगर आप कहीं भी सर्जरी करवाएंगे, इंडिया में करवाएं, बाहर करवाएं, छोटे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो रिकरेंस के चांसेस हमेशा बने रहते हैं कि क्योंकि जब पेशेंट डिले करता रहता है, सर्जरी को दिखाने के लिए डिले करता है, तो ऐसे में क्या है, कई इस तरह के ट्रैक्स जो हैं, सपोज ये सिंगल ओपनिंग आपको दिख रही है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, लाइक दिस, तो ये सारे ट्रैक को ओपेसिफाई करना, देखना, डिस्ट्रॉय करना कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। और जितने भी ट्रैक आपको विजिबल दिख रहे हैं आपने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, छोटा मोटा कहीं फिर एक आधा कोई रह गया तो वो रिकरेंस कर देगा। तो कई बार सर्जन लोग को ये बोलना पड़ता है पेशेंट को, जब 2-4 बार सर्जरी उसने करवा ली, नाउ यू हैव टू लिव विद द फिस्चुला। अब जब उसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो एक ही प्रॉब्लम उसके लिए रह जाती है कि वो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करे, एनल एरिया की जो हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे। तो अब तीनों के अंदर आपका एक ही प्रिकॉशन है
constipation avoidance and the anal area cleaning or hygiene. Now we will come to the constipation. So बहुत सारे पेशेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि सर कॉन्स्टिपेशन हम कैसे अवॉइड करें, क्यों हमारे को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन के जो कारण वो हमें खुद को पता होते हैं, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डाइटरी फैक्टर्स, और साइकोलॉजिकल। अनटिल अनलेस कोई आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर नहीं है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स विच कैन लीड ऑन टू कॉन्स्टिपेशन। तो डाइटरी फैक्टर्स के अंदर हमारे जो कॉमन है कि लो फाइबर डाइट, नंबर 2 lack of vegetable and fruits which contain this, refined carb diet, so ये, and fourth is decreased fluid intake, ये एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड आपको पता रहता है, पेशेंट को पता मैं ये खाऊंगा तो मेरे को अगले दिन मोशन करने में दिक्कत होगी, तो सबको अपना पता रहता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं, और ना ही कई बार सर्जन भी ध्यान नहीं देते, तो वो पॉइंट मिस हो जाता है। तो आपको जो सबसे बड़ा पॉइंट जो रहता है कॉमन, लैक ऑफ स्लीप। आप कुछ काम कर रहे हैं, पार्टी में कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप रात को 3 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठ गए, 4 बजे सोए 8 बजे उठ गए, तो आपकी जब यह स्लीप, और ये 3 बजे भी आप सोए, ठीक से नींद नहीं आई और सुबह आप उठ गए क्योंकि आपको अगले दिन भी जाना है। तो इस तरह की जब भी लैक ऑफ स्लीप होगा तो आपको लगेगा, आपको हमेशा कभी भी आप नोट कर लीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम जब भी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि अगले दिन आपको मोशन हो नहीं रहा, ठीक से नहीं हो रहा, या पेट साफ नहीं हो रहा। जब आप उसको होल्ड करके रखेंगे, शाम को जाएंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे, जो मैक्सिमम वाटर उस फीकल मैटर के अंदर से वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, अगले दिन वो और हार्ड हो जाएगा, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो है आपका लैक ऑफ स्लीप, और दूसरा कॉज है मेंटल टेंशन। जब भी आप किसी उससे परेशान होंगे, कोई परेशानी आपको कंटिन्यूसली खाए जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप ऑफिस में परेशान हैं, घर पे परेशान हैं, किसी वजह से भी आप परेशान हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो 2 प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्लीप और मेंटल टेंशन, स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम जो अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, हम टाइम से सो जाते हैं, तो अगले दिन हमारा मोशन भी ठीक से होगा। अब स्लीप हमारी प्रॉपर है, साथ में हाई फाइबर डाइट हमने ली है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तीसरा जो एक कंडीशन होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। So lack of exercise is one of the cause that causes the constipation. आप सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, साथ में आपकी डाइटरी हैबिट, स्ट्रेस, सब चीज़ एक साथ मिलके आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, 3 एनल प्रॉब्लम्स जो कॉमनली पाए जाती हैं, फिशर, फिस्टुला और पाइल्स, तो तीनों का एक ही कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा है हाइजीन। एनल एरिया हाइजीन जो अगर आप अच्छे से रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट रखते हैं,
by following all these factors that I have told here. So you will be able to maintain your normal bowel habits. कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगी, तो आपको सर्जन के पास जाना नहीं पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है अपने फ्रेंड्स और लोगों को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.